देखते हैं अब आगे क्या उनका रुख रहता है, क्या सच में वो बहुत बड़ा आज हमला करने वाले हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार और टिप्पणीकार। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या सचमुच ट्रंप बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं आज? दीपक, आप तो रोज ट्रंप की टिप्पणियों को सुनते हैं और उनका विश्लेषण भी करते हैं जी। और वो अक्सर इस तरह की बड़ी आक्रामक भाषा का लगातार प्रयोग करते हैं अपने सोशल मीडिया पर या अपने भाषणों में। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी टिप्पणियों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। जमीन पर युद्ध के क्या हालात हैं, हाँ उसमें सच्चाई है कि पिछले 3 दिनों में आज भी फिर से हमले हुए हैं, जिससे ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि उसके कोई मायने नहीं है, युद्ध विराम के आज कोई मायने नहीं है, और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है। तो आज का तो हालात इस तरह से है और मोटे तौर पर जो आपस में दोनों तरफ से सोच है वो वही है जैसे 8 दशकों में कोई भी युद्ध आप देख लें, कभी भी उसमें सीधी जीत या हार नहीं होती है। सेनाएं थक जाती हैं, हताश हो जाती हैं, इसी खबरें जो है वो हाशिए से बाहर चली जाती हैं और उसमें कभी कभी साथ में बातचीत भी हो जाती है, जब कहा जाता है कि युद्ध विराम में हमने शांति प्रस्तावना वगैरह की है। तो मोटे तौर पे ईरान और अमेरिका दोनों आज नहीं चाह रहे कि बड़ा युद्ध फिर से लड़ा जाए। दोनों चाह रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध विराम बना रहे और हो सके तो शांति की प्रस्तावना को आगे बढ़ाया जाए। पर बीच में ये जो ईगो का इशू आ जाता है ना, जो उसमें कभी कभी फिर से हमले होते रहेंगे। तो 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहले तो ये कि जिस तरह से बार बार जिक्र हुआ पहले भी कि शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका जो है सैंक्शंस, जो आर्थिक प्रतिबंध हैं, उनको हटा सकता है। इस तरह का कोई तालमेल बने तो अच्छी बात है। दूसरा ये कि तालमेल नहीं बनेगा और बीच में 4 दिन शांति रहेगी, फिर 2 दिन फिर हमले होंगे, फिर इस तरह का ये जो असमंजस और तनाव टकराव बना रहेगा। तीसरा जो ज्यादा खतरनाक खामियाजा या नतीजा हो सकता है वो ये कि मान लीजिए गलती से, जैसे अभी 5वां बेड़ा अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बहरीन में है और एक आध मिसाइल का हमला उस पर हो जाता है तो युद्ध अचानक फिर वो भड़क भी सकता है, हालांकि उसकी संभावना कम है। तो मोटे तौर पे ये दोनों देशों का आपस में इस तरह का तालमेल बना हुआ है। पर आप देखें, इजराइल जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध में शामिल हुए थे और इस तरह के हमले उन्होंने किए थे, आज नेतन्याहू गाजा में और लेबनान में बिल्कुल व्यस्त हैं, वहां उलझे हुए हैं। तो अब ये युद्ध सीमित हो गया अमेरिका और ईरान के बीच में, और ये लगातार जो तनाव नेतन्याहू का और राष्ट्रपति ट्रंप का वो इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू ने अब चुनाव घोषित कर दिए हैं। घोषणा हो गई कि अक्टूबर में चुनाव होंगे इजराइल में। हाँ। वो चाह रहे हैं कि ये युद्ध तब तक ना खत्म हो ताकि वो इजराइल को फिर से मसीहा बनने की एक कोशिश करें, इजराइल में चुनाव जीत जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ठीक इसका उल्टा है। नवंबर में वहां मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं अमेरिका में जी। और ट्रंप चाह रहे हैं कि ये युद्ध उससे पहले समाप्त हो। तो इसका लगातार जो तनाव टकराव का माहौल है नेतन्याहू में और ट्रंप में जी। आपने पिछले 10 दिन में देखा उनकी भाषा में किस तरह का आक्रामक एक तरह से। और सर, इस बार जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम खार्ग आइलैंड को ले लेंगे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रित कर लेंगे, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के उन्होंने बयान दिए हों, लेकिन सीज फायर प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों में डील 99% हो जाने के दावों के बाद एक बार फिर से खार्ग आइलैंड पर हम कब्जे की बात, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण की बात, आपको लग रहा है ये कुछ नया हो रहा है इस बीच या कुछ गंभीरता दिखा रहा है ट्रंप इस बार सच में कुछ करने वाले हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी आज चुनौती ये है कि उनके दोस्त, साथी, पड़ोसी, खास जो हिस्सेदार देश इस पूरे खाड़ी के क्षेत्र में है, उनका जो विश्वास है कि अमेरिका हम सुरक्षा दिला सकता है, उसमें बहुत बड़ी कमजोरी सामने नजर आई है। इसलिए उन देशों को, साथी देशों को, उनको सांत्वना देने के लिए एक तरह से लगातार इस तरह का आक्रामक रुख अपनाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप।
पर आज युद्ध इस तरह से एक तरह से फंस चुका है कि उसमें कोई भी, चाहे वो ईरान को हो या अमेरिका को हो, कोई बड़ी जीत की संभावना अब मुझे नहीं लगता है। और सबसे बड़ी जो ताकत ईरान की है वो ये कि उन्होंने पहली मार्च से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से काबू में रखा हुआ है। वहां पर करीब करीब 120 और 130 के आसपास जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोज गुजरते थे 28 फरवरी के युद्ध से पहले। आज वो 2, 4, 10, 8 शिप निकलते हैं, उन पर भी हमले होते हैं। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को IRGC ने जिस तरह से काबू में रखा है, वो बहुत बड़ी ताकत ईरान की उभर कर सामने आया है। और इसीलिए आप देखें लगातार राष्ट्रपति ट्रंप को ये कोशिशें करनी पड़ रही हैं कि वो किसी तरह से ये दबाव बनाए और किसी तरह से शांति प्रस्तावना मान ले ईरान उससे। पर ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि आपकी बातचीत का तरीका, ये मोहम्मद गालिबाफ जो वहां के चेयरमैन है संसद के, वही ज्यादा बातचीत में शामिल हैं। उन्होंने कहा ये बातचीत बिल्कुल अनरीजनेबल है और उसके अलावा केवल युद्ध विराम की बातचीत हो रही है, परमाणु अस्त्रों की बातचीत नहीं हो रही। तो ईरान का रवैया, क्योंकि वो हार्मुज को उसने काबू कर रखा है और पूरे क्षेत्र का आयात निर्यात उसकी वजह से बंद हुआ पड़ा है, वो आज अपने आप को सक्षम, ताकतवर महसूस करता है और अपनी शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश में है। मतलब इसीलिए मामला जटिल है, उलझा हुआ है और इसके कोई आसानी से इसका कोई सिरा बिल्कुल मिल नहीं रहा है। लगातार शक्ति की भाषा ही आ रही है और शक्ति की भाषा नेता तभी बोलते हैं जब कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इसकी परिणति क्या होती है। बहुत संक्षेप में सर जाते जाते थोड़ा, क्योंकि कल एक अनयूजुअल बात ये हुई कि भारत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया 3 भारतीय नाविकों की मौत पर, और पहली बार संभवतः औपचारिक रूप से एक प्रोटेस्ट नोट दिया है अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब करके। आपको लग रहा है सर कि भारत जैसे देशों की का सब्र का बांध भी अब टूट रहा है? इसका कोई प्रेशर अमेरिका ले रहा होगा या नहीं सर? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अगले सप्ताह फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में पूरी उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री की और अमेरिकी राष्ट्रपति की बातचीत होगी आपस में। तो मुझे लगता है उस स्तर पर बहुत सी चीजें जो है वो सुलझाई जा सकती हैं। और ये पूरा लगातार जो संकट बना हुआ है पूरे विश्व पर, और भारत पर भी ऊर्जा का संकट ही नहीं है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की चिंता है। आज हम कह रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर जो पिछले साल 3.4 था, इस बार घटकर 2.9 हो जाएगा। तो पूरे विश्व को चिंता है, भारत को अपनी चिंता है। इसलिए जब खासकर चोट लगती है इस तरह से कि भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचता है, तो अपेक्षा होती है कि भारत कड़ा रुख अपनाएगा और कुछ कहेगा इस बातचीत को लेकर। हालांकि परोक्ष रूप से भारत लगातार जुड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र के साथ, अमेरिका के साथ। इस युद्ध को लेकर लगातार कोशिशें हुई हैं, ब्रिक्स के मंच पर कोशिशें हुई हैं। पर जब सीधा भारत के नागरिकों को इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है तो अपेक्षा होती है। और इसीलिए भारत ने जाहिर है कि अमेरिका से भी यही बात कही और ईरान से भी कहा कि ये युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और कम से कम ये जो हिंसा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये अपेक्षित है कि भारत इस तरह की बात करे। पर मुझे लगता है औपचारिक भाषा के अलावा जो बड़े नेताओं में आपस में बातचीत अगले सप्ताह फ्रांस में होने वाली है G7 के शिखर सम्मेलन में, मुझे लगता है उससे हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों तरफ से रुख किस तरह बदलेगा और तालमेल क्या बेहतर होगा। और उससे कई चीजें जो दूसरी भी उलझी हुई हैं, व्यापार संधि को लेकर बातचीत होगी। तो ये बहुत सी चीजें मुझे लगता है बड़े नेताओं की सीधी बातचीत जब होती है तो उससे कुछ उस तरह से उसको सुलझाया जा सकता है। आपने तो सही तस्वीर खींची सर कि G7 की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लगातार इस तरह की घटनाओं से और मजबूत होता जा रहा है और वो बहुत अहम होती जाएगी। वो मुलाकात, वो आमने सामने होने की जो घड़ी होगी वो और अहमियत भरी हो जाएगी। शुक्रिया सर, अनिश्चितता की इस घड़ी में आपने एक डायरेक्शन देने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।